नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी इंदौर मामले में हाईकोर्ट के सख्त एक्शन की, चुनाव आयोग को टीएमसी की चेतावनी की, जानेंगे पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रणनीति कैसे हो रही है फेल, केरल में कैसे मुस्लिम लीग का समर्थक बना बीजेपी का मुखपत्र, देखेंगे ईवीएम को लेकर हुए सर्वे की कैसे खुल गई पोल, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान को भारत का जवाब, विदेश मंत्री जयशंकर बोले, दुर्भाग्य से हमारे पड़ोसी बुरे, हमें अपने लोगों को आतंकवाद से बचाने का हक, कोई ये ना बताए हमें क्या करना है। बिहार में 20 से 25 हजार में मिलती है लड़कियां, उत्तराखंड की मंत्री आर्या के पति गिरधारी लाल के बयान पर विवाद, आरजेडी ने पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से मांगा जवाब। महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी को कांग्रेस की चिट्ठी, विधानसभा स्पीकर नार्वेकर समर्थित उम्मीदवारों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग, बीएमसी चुनावों के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन का लगाया आरोप। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को बड़ी राहत, शराब घोटाले से जुड़े मामलों में हाईकोर्ट ने दी जमानत, लंबे समय से जेल में बंद है चैतन्य। और हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 573 अंकों की तेजी के साथ 85,762 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 182 अंकों के उछाल के साथ 26,328 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। इंदौर में दूषित पानी के चलते 15 लोगों की जान चली गई। वैसे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मरने वालों का आंकड़ा 4 बताया है। इंदौर हाईकोर्ट में भी यही संख्या बताई गई है। इंदौर के महापौर का कहना है कि 7 लोगों की जान गई है, जबकि मीडिया में उन 15 लोगों के नाम तस्वीरों के साथ छापे जा रहे हैं जो दूषित पानी की भेंट चढ़ गए। इस मामले में विपक्ष ने सरकार को घेर लिया है। जनता का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। सवाल सरकार के अंदर से भी उठ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। इंदौर में गंगा जल की जगह पानी की पाइपलाइन में गंदा जल सप्लाई किया गया। जो पानी नगर निगम की तरफ से सप्लाई किया उसमें हैजा फैलाने वाले बैक्टीरिया भी मिले हैं। महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की लैब रिपोर्ट में भी पानी में सीवेज मिलने की पुष्टि हो चुकी है। सरकार भी मान रही है चूक हुई है। इस चूक में 15 लोगों की जान चली गई, लेकिन अभी तक किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया, किसी को सजा नहीं दी गई। राज्य सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से जब सवाल किया जा रहा है तो इसे वो फोकट की बात कह रहे हैं। हंसते हुए उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि जब 15 घरों में मातम है तो मंत्री के चेहरे पर हंसी कैसे आ सकती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भागीरथपुरा, जहां दूषित पानी से लोगों की जान गई, वहां के विधायक कैलाश विजयवर्गीय ही हैं। कोर्ट ने इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा और नगर निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव को नोटिस जारी किए हैं। उन्हें कोर्ट में हाजिर होने को कहा गया है। तो वहीं सरकार से भी मामले में कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी, जो कोर्ट में पेश की गई। सरकार की तरफ से मरने वालों की संख्या 4 बताई गई है। इस पर शिकायतकर्ताओं के वकील मनीष यादव ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि वास्तविक आंकड़े कहीं ज्यादा हैं। सरकार तथ्यों को छिपा रही है। ऐसे में एक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट पेश की जानी चाहिए। इस मामले में अब आगे की सुनवाई 6 जनवरी को होगी। इस मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी एनएचआरसी ने भी संज्ञान लिया है। मुख्य सचिव से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसके लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया है। तो वहीं विपक्ष की तरफ से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल बीजेपी के अंदर से भी उठ रहे हैं। जब पहले से ही सरकार को पाइपलाइन के खराब होने की जानकारी थी तो समय रहते कदम क्यों नहीं उठाए गए। मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम और बीजेपी की दिग्गज नेता उमा भारती ने मामले को गंभीर चूक बताया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ इंदौर के मेयर ही नहीं, मध्य प्रदेश का शासन और प्रशासन, इस महापाप के सभी जिम्मेदार लोग जनता के प्रति अपराध के कटघरे में खड़े हैं। ये कौन कह रहा है कि हमारी चली नहीं? जब आपकी नहीं चली तो आप पद पर बैठे हुए बिसलेरी का पानी क्यों पीते रहे? पद छोड़कर जनता के बीच क्यों नहीं पहुंचे? ऐसे पापों का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता, या तो प्रायश्चित या दंड। जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं होती, क्योंकि उनके परिजन जीवन भर दुख में डूबे रहते हैं। इस पाप का घोर प्रायश्चित करना होगा। पीड़ित जनों से माफी मांगनी होगी और नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी अपराधी हैं उन्हें अधिकतम दंड देना होगा। उमा भारती ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं तो राहुल गांधी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इंदौर में पानी नहीं जहर बटा और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में रहा। घर घर मातम है, गरीब बेबस हैं और ऊपर से बीजेपी नेताओं के अहंकारी बयान। जिनके घरों में चूल्हा बुझा है उन्हें सांत्वना चाहिए थी, सरकार ने घमंड परोस दिया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जिम्मेदार अधिकारियों पर कब कार्रवाई होगी भी कि नहीं होगी, ये भी सवाल उठ रहे हैं।
वैसे कार्रवाई के नाम पर सरकार ने एडिशनल कमिश्नर सिसोनिया को इंदौर से हटा दिया है। इंचार्ज सुपरिटेंडिंग इंजीनियर संजीव श्रीवास्तव से जल वितरण कार्य विभाग का प्रभार वापस ले लिया है, लेकिन इसे कार्रवाई नहीं माना जा रहा है, बल्कि अधिकारियों को कार्रवाई से बचाने की कोशिश माना जा रहा है। सवाल ये उठ रहे हैं कि सीवर का पानी पीने के पानी में कैसे पहुंचा, और जब इसकी शिकायत हुई तो सप्लाई बंद क्यों नहीं हुई। ये सवाल फोकट के सवाल नहीं हैं, इसके जवाब जनता मांग रही है। इंदौर मामले में बीजेपी सरकार बुरी तरह से फंस गई है, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में टीएमसी के दांव में चुनाव आयोग फंस गया है। राज्य में चुनाव आयोग की भूमिका पर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं। अब टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है। तो क्या कुछ कहा है टीएमसी सांसद ने, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए टीएमसी अब पूरे जोर शोर के साथ मैदान में उतर गई है। सीएम ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने अपनी बंगाल यात्रा के साथ पार्टी के इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत कर दी है। यात्रा के पहले दिन ही अभिषेक बनर्जी पूरे दमखम के साथ नजर आए। उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा और सीधा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को चुनौती दे दी। उन्होंने एसआईआर को लेकर कहा कि तैयार रहो, टीएमसी तैयार है, हम दिल्ली आ रहे हैं। एसआईआर से बंगाल के लोगों के अधिकार को छीनने की कोशिश की जा रही है। आप जानते हैं कि चुनाव आयोग लगातार टीएमसी के निशाने पर बना हुआ है। हाल ही में अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी का एक डेलीगेशन चुनाव आयोग के कार्यालय पहुंचा था, जहां उनके मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से तीखी बहस भी हुई थी और अब उन्होंने सीईसी को सीधा अल्टीमेटम दे दिया है। ऐसे में राज्य की सियासत में कुछ बड़ा होने के संकेत मिल रहे हैं। वैसे अभिषेक बनर्जी की इस यात्रा को लेकर बताया जा रहा है कि वो पूरा बंगाल ही मथने की तैयारी में है। टीएमसी सांसद बंगाल के हर जिले तक जाएंगे, कहीं रोड शो होंगे तो कहीं जनसभाएं। इस दौरान अभिषेक बनर्जी टीएमसी सरकार के पिछले 3 कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड भी पेश करेंगे। उनका फोकस बांग्ला संस्कृति, भाषा और पहचान की रक्षा जैसे मुद्दों पर रहेगा। यानी टीएमसी इस चुनाव को बांग्ला अस्मिता से जोड़ने की कोशिश में है। इस दौरान अभिषेक बनर्जी हर क्षेत्र में पार्टी की स्थिति का भी आकलन करेंगे। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए टिकटों के बंटवारे पर फैसला किया जाएगा। यानी टीएमसी पूरी तरह सत्ता में वापसी के मूड में दिखाई दे रही है, जो बीजेपी की चिंता बढ़ा सकती है। टीएमसी के तीखे हमलों से चुनाव आयोग के साथ बीजेपी भी परेशानी में दिखाई दे रही है, तो बीजेपी के नेता भी उसकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। पश्चिम बंगाल बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने तो बीजेपी की धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश को ही सवालों में खड़ा कर दिया है। घोष ने साफ कह दिया है कि मंदिर मस्जिद करने से वोट नहीं मिलता। तो और क्या कुछ कहा है घोष ने, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में जारी टकराव खुलकर सामने आ गया है। पार्टी के अंदर पुराने बनाम नए की जंग शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे के बाद पार्टी की अंदरूनी कलह साफ दिखाई दे रही है। शाह से मुलाकात के ठीक एक दिन बाद राज्य के पूर्व भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने अपनी ही पार्टी की रणनीतियों और पार्टी नेताओं पर जमकर हमला बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि केवल धार्मिक मुद्दों के आधार पर चुनाव जीतना संभव नहीं है। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों का उदाहरण देते हुए कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बावजूद भाजपा फैजाबाद सीट हार गई। इससे साफ है कि मंदिर मस्जिद के मुद्दे चुनावी नतीजों को प्रभावित नहीं करते। इतना ही नहीं, दिलीप घोष ने उन नेताओं पर भी निशाना साधा जो 2021 के चुनाव से पहले टीएमसी छोड़कर भाजपा में आए थे। उनका कहना है कि भाजपा में हर कोई एक कार्यकर्ता है। जो लोग हाल ही में पार्टी में आए हैं, उन्हें अपनी पहचान और उपयोगिता साबित करनी होगी। घोष के इस बयान को शुभेंदु अधिकारी जैसे नेताओं के खिलाफ एक सीधे हमले के रूप में देखा जा रहा है। इस दौरान उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि उन्हें पार्टी के अंदर अलग थलग करने की कोशिश की गई। दिलीप घोष ने कहा कि मेरे खिलाफ निराधार और एजेंडा आधारित थ्योरी फैलाई गई और मुझे अलग थलग कर दिया गया। मैंने केंद्रीय नेतृत्व को अपनी चिंताओं से अवगत करा दिया है और मैं खो जाने से डरता नहीं हूँ। जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि शाह बंगाल दौरे पर जनता को भले ही साथ पाए हों, लेकिन पार्टी की एकजुटता नहीं बचा पाए। दिलीप घोष ने पार्टी की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी के लिए ये किसी झटके से कम नहीं है, लेकिन बीजेपी के समर्थकों को उससे बड़ा झटका केरल से लगा है। केरल में बीजेपी के मुखपत्र में मुस्लिम लीग की तारीफ की गई है, जिसके बाद राज्य में सियासी हलचल मच गई है। वहां दलों ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। तो क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। केरल में बीजेपी समर्थित अखबार जन्मभूमि में एक ऐसा लेख छपा जिसने अखबार पढ़ने वालों के तो होश उड़ाए ही, साथ ही बड़ा विवाद भी खड़ा कर दिया। अखबार के संपादकीय पन्ने पर बीजेपी की विचारधारा के बजाय मुस्लिम लीग के नेताओं के विचार और लेख छापे गए हैं। संपादकीय पेज पर मुख्य लेख मुस्लिम लीग केरल के प्रमुख सैयद सादिक अली शिहाब थंगल का था, जिसमें उन्होंने साल 2025 की समीक्षा की थी। इसके अलावा मुस्लिम लीग के कई दिग्गज नेताओं एम.के. मुनीर और मोहम्मद शाह के भी लेख उसी पन्ने पर मौजूद थे। इतना ही नहीं, संपादकीय में मुस्लिम लीग की सफलताओं का जिक्र किया गया था, जिसमें हालिया स्थानीय निकाय चुनावों में एलडीएफ के बिखराव की बात कही गई थी।
इसे लेकर वाम दलों ने अब बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी से सवाल किया गया है कि एक तरफ तो वो हिंदुत्व का राग अलापती है और दूसरी तरफ अपने अखबार में मुस्लिम लीग की विचारधारा का खुलकर समर्थन करती है। मुस्लिम लीग से जुड़े लोगों के आर्टिकल्स छापती है। पार्टी के नेताओं ने इसे बीजेपी और मुस्लिम लीग का गठबंधन तक बता दिया। विपक्षी पार्टियां लगातार ये सवाल उठा रही हैं कि बीजेपी के अखबार में अचानक मुस्लिम लीग के नेताओं के विचार कैसे छप गए। हालांकि जन्मभूमि अखबार की तरफ से इसे लेकर सफाई भी पेश की गई। अखबार ने कहा कि दोनों ही अखबारों की प्रिंटिंग प्लेट एक ही जगह पर तैयार होती है। प्रिंटिंग के वक्त गलती से चंद्रिका का संपादकीय पेज जन्मभूमि के एडिशन में छप गया, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि प्रिंटिंग के बाद अखबार को पहले जांचा जाता है कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है, उसके बाद ही उसे वितरित किया जाता है। ऐसे में ये वाकई में कोई गलती है या कोई प्लान? बंगाल से लेकर केरल तक बीजेपी मुश्किल में दिख रही है। ऐसे में बीजेपी एक बार फिर से ईवीएम का राग अलापने लगी है। एक सर्वे रिपोर्ट का हवाला देते हुए पार्टी ये दावा कर रही है कि ईवीएम पर देश की जनता को भरोसा है। विपक्ष बेकार में ही इस पर सवाल कर रहा है, खासतौर पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। लेकिन कांग्रेस ने भी इस सर्वे की पोल खोल दी है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कर्नाटक के एक हालिया सर्वे ने देश की राजनीति में ईवीएम और चुनावी निष्पक्षता पर नई बहस छेड़ दी है। डेक्कन हेराल्ड में प्रकाशित ग्रास रूट्स रिसर्च एंड एडवोकेसी मूवमेंट यानी ग्राम के सर्वे में दावा किया गया है कि 83.61% लोगों को ईवीएम पर पूरा भरोसा है। दरअसल ग्राम सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक 83.61% लोगों ने ईवीएम को पूरी तरह विश्वसनीय माना है, जो कि 2023 के 77.9% के मुकाबले ज्यादा है। सर्वे में शामिल 84.55% लोगों ने माना कि भारत में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से आयोजित किए जाते हैं। सर्वे के 95.75% लोगों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान किया और 95.44% ने पुष्टि की कि उनका नाम मतदाता सूची में सही ढंग से दर्ज था। लेकिन इस सर्वे के आते ही कांग्रेस ने इसके पीछे की क्रोनोलॉजी और किरदारों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्टी ने एक्स पर लिखा कि चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी ने वोट चोरी में खुद को क्लीन चिट देने के लिए एक सर्वे कराया। इस सर्वे में बताया गया कि जनता को ईवीएम पर भरोसा है और लोग मानते हैं कि भारत में निष्पक्ष चुनाव होते हैं। रोचक बात है कि ये सर्वे जिस एनजीओ ग्राम ने किया, उसके संस्थापक नरेंद्र मोदी के करीबी आर बाला सुब्रमण्यम है। इतना ही नहीं, बाला सुब्रमण्यम ने नरेंद्र मोदी की चापलूसी में किताब भी लिखी है। चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी समझ चुके हैं कि उनका वोट चोरी का खेल जनता के सामने आ गया है, इसलिए अपने करीबियों से ऐसे फर्जी सर्वे कराकर जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता वोट चोरी का सच जान चुकी है। नरेंद्र मोदी जी, इस तरह के फर्जी सर्वे से कुछ होने वाला नहीं है, उल्टा आपकी घबराहट ही नजर आती है। दरअसल ये सर्वे मई 2025 में किया गया था, जबकि राहुल गांधी ने चुनाव में वोट चोरी के बड़े सबूत अगस्त 2025 में पेश किए। बीजेपी इस सर्वे को ये कहकर सही ठहरा रही है कि जिस एजेंसी ने इसे करवाया वो कर्नाटक सरकार के अधीन काम करती है, लेकिन एजेंसी के प्रमुख के नाम पर बीजेपी मौन है। वहीं कांग्रेस ने इस पूरे सर्वे को फर्जी करार दिया है और अब ये विवाद आगे क्या मोड़ लेता है, ये देखना होगा। कांग्रेस ने सर्वे रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर दिए हैं, तो बड़े सवाल उत्तराखंड बीजेपी के अंदर से भी उठ रहे हैं। अंकिता भंडारी के मामले को लेकर बीजेपी के अंदर तूफान आया हुआ है, लगातार इस्तीफे हो रहे हैं। तो अब किस नेता ने बीजेपी को छोड़ने का किया है ऐलान, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मामले में हलचल एक बार फिर तेज हो गई है। बीजेपी सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस बार विपक्ष के साथ साथ बीजेपी नेता भी अपनी ही पार्टी की टेंशन बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 2026 की शुरुआत बीजेपी के लिए झटकों भरी रही है। साल के पहले दिन सीनियर नेता और पूर्व राज्य मंत्री भगत राम कोठारी के बाद अब ऋषिकेश से बीजेपी युवा मोर्चा के जिला मंत्री अंकित बहुखंडी ने अपने पद से इस्तीफा देकर सियासी हलचल तेज कर दी है। इन इस्तीफों के पीछे की वजह अंकिता भंडारी मामले की जांच और न्याय में देरी बताई जा रही है। अंकित बहुखंडी ने इस्तीफे के साथ सोशल मीडिया पर अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा, जिस तरह इस मामले में वीआईपी लोगों के नाम सामने आ रहे हैं और पार्टी से जुड़े लोग चुप्पी साधे हुए हैं, उसे देखकर मुझे शर्म महसूस हो रही है। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की दिशा में ठोस कार्रवाई न होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुखंडी ने अपने इस्तीफे में स्पष्ट किया कि वो इस पूरे प्रकरण से आहत हैं और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद पर बने रहना उचित नहीं समझते। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि अगर वक्त रहते निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो जनता का विश्वास डगमगा सकता है। जैसा आप जानते हैं कि इससे ठीक एक दिन पहले यानी 1 जनवरी 2026 को यूपी बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व राज्य मंत्री भगत राम कोठारी ने इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया था। उन्होंने फेसबुक पर इसकी जानकारी शेयर करते हुए लिखा था कि अंकिता भंडारी उत्तराखंड की बेटी है और सरकार ने इस मामले में वो तेजी नहीं दिखाई जिसकी जनता को उम्मीद थी।
दरअसल उत्तराखंड में निकाय चुनाव सिर पर हैं और ऐसे वक्त में अंकिता भंडारी के मुद्दे पर पार्टी के भीतर उठती बगावत धामी सरकार के लिए बड़ा संकट साबित हो सकती है। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल पहले ही सरकार पर हमलावर हैं और अब बीजेपी के अपने नेताओं के इस्तीफे ने बीजेपी की चिंता डबल कर दी है। उत्तराखंड में बीजेपी को झटके लग रहे हैं तो दूसरी तरफ जेल में बंद उमर खालिद को लेकर दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी के अलावा अमेरिका के 8 सांसदों ने उमर खालिद को लेकर चिट्ठी लिखी है। खालिद करीब 6 साल से जेल में बंद है। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने उमर खालिद के नाम चिट्ठी लिखी है। उन्होंने लिखा, प्रिय उमर, मैं अक्सर आपकी उन बातों को याद करता हूँ जिनमें आपने कड़वाहट को खुद पर हावी न होने देने और हालात को बड़े नजरिए से देखने की बात कही थी। आपके माता पिता से मिलकर खुशी हुई। हम सभी आपके बारे में सोच रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये चिट्ठी दिसंबर 2025 में उमर खालिद के माता पिता को सौंपी गई थी जब वो अमेरिका की यात्रा पर थे। इस चिट्ठी को उमर की पार्टनर बनो ज्योत्सना लाहिड़ी ने हाल ही में शेयर किया। गौर करने वाली बात यह है कि सिर्फ ममदानी ही नहीं, अमेरिका के 8 सांसदों ने भी भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा को चिट्ठी लिखकर उमर खालिद की रिहाई और निष्पक्ष सुनवाई की मांग की है। जिम मैकगर्वन और जेमी रिक्सन के नेतृत्व में लिखे गए इस पत्र में भारत के लोकतांत्रिक ढांचे पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। सांसदों के पत्र के मुख्य बिंदुओं की बात करें तो इसमें सांसदों ने पूछा है कि 2020 से बिना ट्रायल के हिरासत में रखना अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मानकों के अनुरूप कैसे है। वहीं चिट्ठी में यह भी कहा गया है कि गिरफ्तारी के 5 साल बाद भी मुकदमा शुरू न हो पाना मानव अधिकारों का उल्लंघन है। सांसदों का दावा है कि प्रतिष्ठित मानवाधिकार संगठनों की जांच में उमर खालिद को आतंकी गतिविधियों से जोड़ने के कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। भारत में उमर खालिद की गिरफ्तारी को लेकर शुरू से ही चर्चाएं तेज रही हैं। जैसा आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस के मुताबिक उमर खालिद पर 2020 के दिल्ली हिंसा की साजिश रचने का आरोप है और इसलिए यूएपीए जैसे कड़े कानून के तहत वो पिछले 5 साल से जेल में बंद हैं। जहां सरकारी पक्ष का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है और प्रक्रिया न्यायपालिका के अधीन है, वहीं उनके समर्थकों का तर्क है कि न्याय में देरी भी तो अन्याय ही है। उमर को हाल ही में अपनी बहन की शादी के लिए अंतरिम जमानत मिली थी, जिसके बाद उन्हें वापस जेल में सरेंडर करना पड़ा। उनके समर्थकों का कहना है कि 5 साल तक ट्रायल शुरू न होना अपने आप में सजा देने जैसा है। ममदानी और अमेरिकी सांसदों की चिट्ठी बहुत कुछ कहती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जोहरान ममदानी और अमेरिकी सांसदों की ये चिट्ठियां दिखाती हैं कि उमर खालिद का मुद्दा अब सिर्फ दिल्ली की अदालतों या सुप्रीम कोर्ट तक सीमित नहीं रह गया है। इस मामले को लेकर न्याय में देरी और राजनीतिक प्रतिशोध की बहस अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंच गई है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। सर्दियों के मौसम में पीने के पानी की चर्चा वैसे कम होती है, मगर इंदौर के जहरीले पानी और जहरीले बोल वाली पार्टी के मंत्री की भाषा इन दिनों खबरों में है। एनडीटीवी के पत्रकार अनुराग द्वारी ने मंत्री जी से जहरीले पानी से मौतों पर सवाल किया तो उस पर मंत्री जी भड़क गए, लेकिन पत्रकार भी आखिर पत्रकार ही निकला। उसने भी अपना पूरा रूप दिखा दिया। अब मंत्री जी लगे हैं माफ़ी मांगने के लिए। फिलहाल मंत्री जी का हैप्पी न्यू ईयर तो गपले में पड़ ही गया है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।